हमने पिछली तासिका को यह जो दो लघु कथाएं, यह जो पाठ है हमारे कक्षा 7वीं के सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक का दूसरी इकाई का यह तीसरा पाठ है, दो लघु कथाएं। पिछली तासिका को हमने क्या किया था कि एक कहानी, एक कथा जो है लघु कथा सुनी थी, है ना, सीखी थी। तो आज हम इन्हीं के बारे में, यानी अकबर बादशाह और बीरबल के बारे में दूसरी जो लघु कथा है, लघु कथा हम आज देखेंगे। तो इस लघु कथा का नाम है सेठ का चित्र। बच्चों, हमने पिछली तासिका को क्या देखा था कि यह जो कथा है, इस कथा में अकबर बादशाह के दरबार में जो 9 रत्नों में से एक रत्न है जिनका नाम है बीरबल, है कि नहीं। इनके बारे में हमने कथा देखी थी ना, तो इन्हीं की ही कथा, दूसरी कथा आज हम देखने वाले हैं। तो जो कथा हमने देखी थी उस कथा में किस प्रकार बीरबल बादशाह अकबर के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, या बुद्धिमानी की जो परीक्षा लेना चाहते हैं अकबर बादशाह बीरबल की, तो वह क्या करते हैं, आखिर उन्हें पराजित करते हैं प्रश्नों के उत्तर देकर, जबकि बादशाह अकबर निरुत्तर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दरबार में कोई भी पेचीदा सवाल जब खड़ा हो जाता था तो क्या हो जाता था, अकबर बादशाह बीरबल को ही आगे करते थे और बीरबल ही उन प्रश्नों के उत्तर, उस समस्या का हल जल्द ही जल्द क्या करते थे, निकाल लेते थे, ढूंढते थे। तो इसी प्रकार आज की यह कहानी भी हम इसी प्रकार की है जो कहानी आज हम देखने वाले हैं। कहानी का नाम जो है क्या है, सेठ का चित्र। आपके सामने किताब होगी ना, तो किताब लेकर बैठना है, यानी हमें क्या कहानी में क्या क्या कहा है, किसने क्या कहा है, या अकबर बादशाह के प्रश्नों के उत्तर बीरबल किस प्रकार देते हैं, या दरबार में जो सवाल उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें किस प्रकार सुलझाते हैं, यह हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो चलो हम कहानी देखेंगे, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। देखो, इस कहानी में एक सेठ है और यह जो सेठ है वह बहुत ही कंजूस है। कंजूस का मतलब क्या होता है, कंजूस यानी कम खर्च करने वाला। कंजूस का मतलब क्या होता है, कंजूस का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। उसे क्या क्या कहा जाता है, कम खर्च करने वाला जो होता है ना, उसे कंजूस कहा जाता है। तो यह जो सेठ था बहुत ही कंजूस था। वह क्या करता था, एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यानी वह नहीं चाहता था कि उसके जरा से एक दमड़ी भी खर्च हो जाए, यानी कम खर्च करता था, इसलिए उसे कंजूस कहा है। तो वह काम कराने के बाद भी क्या करता था, देखो, लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। सेठ के यहाँ जो लोग काम करते थे, जब लोग काम करते थे तो पैसे मांगते थे, लेकिन ये जो सेठ है, जब वो लोग पैसे मांगते थे काम करने के बाद भी, तो देने में परेशान करता था। ये पैसे ही नहीं देता था। लोग आकर पूछते थे या पैसे मांगते थे, लेकिन वह पैसा देना नहीं चाहता था, यानी कंजूस था। एक बार उसने क्या किया, एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया, चित्रकार को बुलाया और खुद का चित्र बनवाने के लिए कहा। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। देखो क्या हो जाता है, जबकि खुद का चित्र बनवाना चाहता है सेठ, और चित्रकार को भी घर पे बुलाता है, और जब चित्रकार बहुत अच्छा सा चित्र निकाल देता है। चित्रकार ने पैसे जब चित्र निकालने के मांगे तो सेठ ने क्या कह दिया कि चित्र ठीक नहीं आया है, आपने जो अभी अभी चित्र निकाला है वह ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। दोबारा इन्हें दूसरी बार। तो चित्रकार ने कई बार यह चित्र बनाए। चित्रकार जो था बहुत ही मेहनती था, सीधा साधा था। वह जब भी यह सेठ कहता है कि दोबारा बनाकर लाओ चित्र, तो उसी प्रकार वह दोबारा भी बनाकर लाता है। तो चित्रकार ने कई बार चित्र बनाया, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार क्या कहता था कि चित्र ठीक नहीं है। हर बार
टालता था वो पैसे देने के लिए, पैसे नहीं देना चाहता था ये सेठ चित्रकार को। तो हर बार कहता था कि दोबारा चित्र बना कर लाओ, दोबारा चित्र बना कर लाओ। इस प्रकार बहुत बार इस सेठ ने अपना चित्र बनवा लिया चित्रकार से। हर बार एक ही उत्तर उसे मिलता था कि मेरा चित्र अच्छी तरह से ठीक से नहीं निकाला है, इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, दोबारा बना कर लाओ। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने क्या किया, देखो एक बार सेठ से सभी चित्रों का तकादा कर दिया। तकादा करना यानी क्या, सभी चित्रों के पैसे मांगे। तकादा यानी मांगना, तकादा करना यानी क्या, पैसे मांगना। चित्रों के पैसों का तकादा किया। चित्रकार ने कहा कि मैंने इतनी बार आपका चित्र बनाया है, अब मुझे इन सभी चित्रों के पैसे चाहिए। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दूं। धूर्त सेठ क्या बोलता है कि जब तकादा करता है चित्रकार, सभी चित्रों के पैसे मांगता है, उसने देखा, उसने उस सेठ को पहचाना, और जब वह गया पैसे मांगने के लिए तो उसने कहा कि मैंने जितने भी सारे चित्र निकाले हैं आपके, उस सभी के पैसे मुझे चाहिए। तो धूर्त जो सेठ था वह कहने लगा कि अरे कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं है तो मैं पैसे किस बात के दे दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। वह सेठ पैसे ही नहीं दे रहा था, वह सिर्फ निराश होकर वह अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। घर आ गया, पत्नी ने देखा कि उसका पति जो है, चित्रकार जो है, बहुत ही परेशान है। तो इन्हें परेशानी का कारण पूछा पत्नी ने, तो इस चित्रकार ने सभी बातें बताई कि चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। तो चित्रकार की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ चित्र निकाले हुए चित्रों के पैसे भी चित्रकार को नहीं दे रहा है, तो वह क्या करती, वह बोली कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद का मतलब होता है याचना या क्या, प्रार्थना। फरियाद यानी क्या, तकादा करना यानी क्या, मांगना। फरियाद यानी याचना या प्रार्थना। याचना या प्रार्थना। यानी यह जो चित्रकार की पत्नी थी बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही होशियार थी। वह बोली कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए क्या कीजिए, फरियाद कीजिए, यानी याचना प्रार्थना कीजिए, दरबार में जाओ आप। चित्रकार बहुत उदास हो गया, वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, मेरा कोई सुनेगा भी नहीं। और सेठ बड़ा आदमी होने के कारण वह जोर से बोल रहा है, या जोर से बोलते हैं ये सेठ, मैं तो इसका जवाब भी नहीं दे सकता। यानी वह घबरा गया था, मुंह लटका कर वहाँ बैठ गया था। सेठ बड़ा आदमी है, मेरी बात तो कोई भी सच नहीं मानेगा, सेठ की बात सभी मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा क्या। इस प्रकार का प्रश्न इसी चित्रकार के मन में आने लगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, आप अपनी बात, अपनी जो सच्चाई है, अपनी बात आप बोलिए तो सही। बोलने के बाद या न्याय के लिए फरियाद तो कीजिए, बाद में देखेंगे क्या हो जाएगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं होता, बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है, हमारी बात, तुम्हारी बात वो सुन लेंगे। हाँ, तो वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। यानी यदि बादशाह अकबर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह कैसे थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने दरबार में भी जो मंत्री रखे थे बहुत ही होशियार बुद्धिमानी मंत्री थे और नवरत्न थे। तो यहाँ पत्नी को भरोसा है कि बादशाह अकबर के दरबार में आप अगर जाएंगे तो बहुत ही दयालु है, हमारी बात क्या करेंगे, वह सुन ही लेंगे और कोई ना कोई तो इस पर अमल होगा ही। तो आप जाइए, दरबार में जाइए, बादशाह अकबर को सारी बातें बताइए। इस प्रकार वो चित्रकार को बताती है। वे भले ही पढ़े लिखे न हो ज़्यादा, लेकिन बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ रत्न है, आप वहाँ जाए और आपको वहाँ जाकर न्याय जरूर मिलेगा। इसी प्रकार चित्रकार की जो पत्नी है उन्हें समझाती है,
और समझा बुझा कर क्या कहती है, आप दरबार में जाइए, अकबर बादशाह के सामने जाइए, उन्हें सब कुछ बता दीजिए, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ बता देना, आपको जरूर न्याय मिलने वाला है। तो यह कहने के बाद दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा वहां जाकर उसने सुनाया। बादशाह अकबर ने क्या किया, चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। यानी दूसरे दिन जब बादशाह अकबर के दरबार में यह चित्रकार गया, वहां जाकर सारा किस्सा इन्हें सब कहानी सुनाई, किस प्रकार सेठ ने क्या क्या किया है, चित्र के पैसे नहीं दिए हैं, सब बातें जो है चित्रकार ने सभी बातें अकबर बादशाह को सुनाई। बादशाह अकबर ने क्या किया, चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलाया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। बादशाह अकबर सभी चित्र देखते हैं, चित्रकार ने जो निकाले हैं सेठ के। जब चित्र देखते हैं तो उसी समय वह पूछते हैं कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। तो वह कहते हैं, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने जब बनवाए गए चित्रकार से चित्र सभी लाए गए, सभी दिखाए गए, और देखने के बाद जब अकबर बादशाह उन्हें पूछते हैं कि इन चित्रों में क्या कमी है, भला क्या कमी लग रही है तुम्हें, तो वह कहते हैं, सेठ कहते हैं कि हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू, यानी जैसे का वैसा, हूबहू का मतलब क्या होता है, जैसे के वैसा, हूबहू, हूबहू का मतलब होता है जैसे का वैसा। यानी सेठ का कहना क्या है, सेठ क्या कहते हैं वह टालते हैं पैसे देने की, नहीं उसे वह जो सेठ है पैसे देता ही नहीं है, और उसे वह बहुत ही कंजूस होता है, देना नहीं चाहता है पैसे। इसीलिए वह क्या कहता है, अकबर बादशाह को कहता है कि हुजूर इनमें से एक भी चित्र हूबहू वैसा की वैसा मेरे चेहरे जैसा नहीं है। इस प्रकार सेठ ने बताया। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल से कहा गया न्याय करने के लिए, तो बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। जब यह बात अकबर बादशाह सुलझा नहीं सके कि वह विचार करते रहे, उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। तो बीरबल जो है उनके दरबार में नवरत्नों में से एक, तो बीरबल से न्याय करने को अकबर बादशाह ने कहा। तो बीरबल ने पहले क्या किया कि सारी बातें सुनी और वह तुरंत समझ गए। इतने होशियार तो थे ही, बुद्धिमान थे, चतुर थे, समझदार थे। उन्होंने यह बात जान लेने के बाद वह तुरंत ही समझ गए कि सेठ जो है वह चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण यानी कैसे, चतुर। निपुण का क्या मतलब होता है, निपुण यानी क्या कहा है, चेहरा बदलने में यह निपुण है। निपुण का मतलब होता है चतुर। बीरबल जो है वह जानते थे कि ये जो सेठ जो है, यह बातें सुनने के बाद उनके समझ में आ गया है कि ये जो सेठ है बहुत ही चेहरा बदलने में चतुर है और चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसीलिए यह नाटक कर रहे हैं। वह तुरंत ही समझ गए, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। बीरबल को लगा कि इस सेठ को सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। बीरबल को लगा कि इस सेठ को सही रास्ते पर लाना बहुत ही जरूरी है। कला और कलाकार का जो सम्मान है, उस सम्मान करने से ही कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है या बढ़ता है। संवर्धन होता है ना, कला जो है, कला का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात यानी क्या, प्रख्यात, प्रसिद्ध। तो यह जो बीरबल है, बीरबल जान लेता है कि इस चित्रकार के पैसे
न देने पड़े, इसीलिए यह जो सेठ है वह नाटक कर रहा है, तो इसे जरूर ही कुछ सबक सिखाना ही होगा, यानी इसे रास्ते पर लाना ही होगा। और सोचते हैं कि कला और कलाकार की इज्जत जहाँ होती है वह जो देश है विश्व में विख्यात होता है। और इसीलिए बीरबल ने क्या किया, देखो बीरबल ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में सचमुच ही बहुत कमियां हैं। देखो कैसे इस प्रश्न का उत्तर या यह जो पेचीदा सवाल था, इस पेचीदे सवाल का हल कैसे निकाल लिया बीरबल ने। तो जब बीरबल चित्रकार को कहते हैं कि तुम्हारे चित्र में बहुत सारी कमियां हैं, 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। फिर से बीरबल ने क्या कहा, चित्रकार को क्या कहा कि आप क्या करो, 3 दिन के बाद इसी सेठ का हूबहू जैसा कि वैसा चित्र बनाकर आप दरबार में लेकर आ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ भी वही होता है, चित्रकार भी वही होता है, आमने सामने होते हैं। तो उसी समय बीरबल ने इसी चित्रकार को कहा कि आप 3 दिन के बाद इसी सेठ का चित्र बनाकर ले आओ दरबार में, और उसी समय यह जो सेठ है, सेठ भी दरबार में होगी और सेठ तुम्हें पैसे दे देंगे। हूबहू चित्र निकालना है आपको, तुम्हें पैसे जरूर मिलने वाले हैं या मिल जाएंगे। और सेठ को भी कहते हैं कि सेठ आपको भी चित्रकार के पैसे देना होगा। हाँ, तो सेठ उसी समय घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाओ। देखो कितने होशियार, कितने चतुर, कितने बुद्धिमान यह बीरबल थे। बीरबल ने जब देखा सेठ घर पे चले गए, तो बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा कि आपको क्या करना है, सिर्फ 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाओ। तुम्हें दर्पण लेकर आना है दरबार में, बड़ा सा। दर्पण का मतलब क्या होता है, आईना। दर्पण यानी क्या, दर्पण यानी आईना, अरसा। यानी जब सेठ जाते हैं तो चित्रकार को बीरबल कहते हैं कि 3 दिन के बाद आपको यहाँ आना है, बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना है। तो 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रख कर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। यानी क्या चतुराई दिखाई बीरबल ने कि 3 दिन के बाद जब चित्रकार दरबार में आया तो सेठ के सामने दर्पण रख कर बोला कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है, यह तो आईना है, आपने चित्र कहाँ बनाया है मेरा, आपने तो यह दर्पण रखा है यहाँ, और इस दर्पण में मैं ही दिख रहा हूँ। तो वह कहता है, नहीं यही तो असली चित्र है। चित्रकार कहता है कि नहीं, यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं। देखो जब बीरबल ने पूछा कि सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, आपके सामने दर्पण है तो इसमें दिखने वाला रूप भी आपका ही है ना, तो तुम्हारा ही रूप है ना, ये है या नहीं। तो सेठ जी बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। अब सेठ जी चालाकी पकड़ गए थे, है कि नहीं। सेठ की चालाकी पकड़े जाने से यह बहुत ही लज्जित हो गया यह सेठ जी। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। यानी इसने जो चित्र निकाला था उसके जो पैसे मांग रहा था चित्रकार, उसके पैसे यानी मेहनताना उसी चित्रकार को सेठ जी ने दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। यानी किस प्रकार यह चित्रकार के पैसे सेठ जी के हाथ से निकलवा लिए थे। यानी सेठ जी जो कि पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन किस प्रकार युक्ति करके यह जो बीरबल है बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न यह बीरबल किस प्रकार यह चित्रकार के पैसे जो है उसका मेहनताना जो है वह देने के लिए तैयार करता है।
सेठ जी को। और बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत ही खुश हो जाते। जब अकबर बादशाह को मालूम हो जाता है कि अरे बीरबल ने कितनी अच्छी तरह से इस समस्या का हल निकाला, न्याय किया है, तो बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दिखाया था। क्या किया था यहाँ बीरबल ने? दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सही न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी, यह कहावत आई है यहाँ। कहावत का मतलब क्या हो जाता है? कहावत इन्हें मण। तो कहावत कौन सी आई है? दूध का दूध और पानी का पानी, यानी क्या कि सही न्याय बीरबल ने किया था और बादशाह को अपनी चतुराई दिखलाई थी। बादशाह की समझ में आ गया कि बीरबल कितने होशियार है, कितने बुद्धिमान है, किस प्रकार बुद्धिमानी से फटाफट क्या करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करके ही बीरबल ने दिखाया था। बच्चों, यह जो कहानी है आपके समझ में आई है? सेठ का चित्र, यह हमने दूसरी यह जो लघु कथा है आज हमने देखी है या पढ़ी है, सीखी है कि नहीं? तो इस प्रकार बहुत सारी कहानियाँ हैं। बीरबल, अकबर बादशाह और बीरबल के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किताब भी है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। आप यह पुस्तक जो होते हैं, किताब जो होते हैं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी जो छोटे छोटे किस्से होते हैं वह भी हम पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? इनका संग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो बुद्धिमान जो बीरबल है, अकबर के बादशाह में 9 रत्नों में से एक रत्न, बहुत ही होशियार है। इनके बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना? किताब पढ़ेंगे तो कहानियाँ पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से कहानियों का आपके पास संग्रह भी हो जाएगा। तो जो कहानी अभी अभी हमने यह देखी है, इस कहानी पर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी कि चित्रकार की परेशानी का कारण क्या था। अभी अभी हमने जो कहानी पढ़ी है तो इस पर मैंने अब प्रश्न आपको पूछा कि चित्रकार की परेशानी का कारण कौन सा था? कौन सा कारण था? कि जो भी चित्र निकाले थे चित्रकार ने, उसके पैसे सेठ जी नहीं दे रहे थे, है कि नहीं? यही परेशानी का कारण था ना। तो इतने सारे चित्र निकालने के बाद ही यह जो सेठ है पैसे देना ही नहीं चाहता था। इसलिए वह क्या करता था? नाटक करता था। हर एक बार कहता था कि दोबारा चित्र बना कर लाओ, यह चित्र अच्छा नहीं है, यह चित्र हूबहू मेरे जैसा नहीं है। तो यह टालता था, यह नाटक करता था। पैसे उसे नहीं देने थे, इसीलिए यह जो सेठ जी है नाटक करता था। लेकिन जब यह चित्रकार ने अपनी पत्नी के साथ बातचीत की, पत्नी को बताया परेशानी का कारण, तो पत्नी जो बुद्धिमान थी, पत्नी ने सब कुछ समझा दिया कि आप क्या करो, अकबर बादशाह के दरबार में जाओ और फरियाद करो, वहाँ जाकर सारी बात बताओ। और यह सुनने के बाद बादशाह अकबर जो है दयालु है, वह अच्छा से अच्छा न्याय करेंगे। उनके यहाँ 9 रत्न है, जो मंत्री है, जो कि हमें न्याय दिलाएंगे। तो आपका जो कहना है, आपकी जो सच्ची बात है, वह उनके सामने रख दे तो हमें अच्छा सा न्याय मिल सकता है कि नहीं? तो इस प्रकार जो यह चित्रकार की पत्नी है, वह चित्रकार को समझाती है। जब चित्रकार बादशाह के दरबार में जाता है तो वहाँ क्या क्या होता है, क्या आगे की कहानी क्या है, अब हमने अभी देखी है। जब बीरबल ने दर्पण लाकर जब चित्रकार को कहा कि दर्पण उस सेठ के आगे धरो और पकड़कर उसे ही उसका प्रतिबिंब दिखाओ उसी में ही, तो जब यह चित्र जब देखता है यह सेठ जी कि खुद का ही प्रतिबिंब वह आईने में देखता है, तो वह कहता है यह तो चित्र नहीं है। लेकिन जब बीरबल कहते हैं कि सेठ जी यह आपके का तो रूप है ना, है या नहीं, इस प्रकार जब प्रश्न पूछता है, तब इस सेठ के मस्तिष्क में विचार आ जाता है और वो समझ जाता है कि अब तो इस चित्रकार के पैसे देने ही पड़ेंगे। चालाकी समझ में आ गई थी बीरबल के। सेठ की ये जो चालाकी थी, पकड़ी जाने पर वह लज्जित हो जाता है और उसी चित्रकार का सभी मेहनताना जो होता है,
सब कुछ दे देता है। और इसी प्रकार यह जो न्यायिक प्रक्रिया जो है, यानी यह जो बीरबल ने उस चित्रकार के साथ या न्याय से अकबर बादशाह जब यह न्याय सुनते हैं कि क्या किस प्रकार यह समस्या का समाधान किया है बीरबल ने, तो यह जब सुनते हैं, देखते हैं, तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है। और इसी प्रकार अपने इस दरबार में जो बीरबल है उनकी बहुत ही तारीफ करते हैं। बच्चों, यह जो कहानी है आपके समझ में आई है, तो आपको अब यह कहानी घर पे रहकर भी आप फिर से पढ़ सकते हैं। और इन पर जो प्रश्न जो है उन्हें आपको कॉपी में लिखने हैं, है कि नहीं? तो इसके बाद, इस कहानी के बाद पुस्तक में 34 पन्ने पर जो हमने क्रिया विशेषण अव्यय पिछली तासिका को देखा था, अब हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का जो प्रकार है, तो इसमें संबंध बोधक अव्यय, इसके लिए भी इस पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे कि कौन से उदाहरण है हम पढ़ेंगे पहले, और बाद में मैं आपको समझाऊंगी। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। दूसरा वाक्य है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। तीसरा वाक्य है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। और चौथा वाक्य है, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा है। पांचवा जो वाक्य है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। यह वाक्य देखो बच्चों, यहाँ जो वाक्य है, इन वाक्यों में कुछ शब्दों के लिए क्या किया है, राउंड किया है ना। जैसे कि की ओर, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए, की ओर के लिए क्या किया है, गोल किया है। जैसे दूसरे वाक्य में क्या है, के लिए, तीसरे वाक्य में है के बाद, चौथे वाक्य में है की भांति, और पांचवे वाक्य में है के साथ। तो यह जो वाक्य है, इनमें की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, यह जो क्रमशः आए हुए शब्द है, यह जैसे कि पहले वाक्य में नागपुर और रायगढ़, दूसरे वाक्य में जो है ताकत और संतुलित आहार, तीसरे वाक्य में है जन्म और मामी जी, और चौथे वाक्य में है जलाशय और चांदी, और अगला जो वाक्य है बड़ी बहन और विद्यालय। इनके बीच जो है संबंध दर्शाते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य देखा था कि नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। इस वाक्य में नागपुर और रायगढ़, इसके बीच में जो संबंध है, यह संबंध कौन सा शब्द बताता है, की ओर। उसी प्रकार जन्म और एक मामी जी, इनके बीच में जो संबंध है, वह संबंध जो है यह के शब्द बताता है, एक के बाद बताता है। कौन सा शब्द है, के बाद। दूसरा जो है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। ताकत और संतुलित आहार, इसके बीच में जो संबंध है, वह दर्शाने वाला शब्द जो है वह है के लिए। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा है। जलाशय और चांदी में जो भी संबंध है वह बता रहा है की भांति। और शौनक और बड़ी बहन के बीच में जो संबंध है वह बता रहा है के साथ। यानी इस प्रकार जो अव्यय होता है, जो कि संबंध जोड़ता हुआ, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उनका, तो उसे कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। क्या कहा मैंने अभी कि जो अव्यय संज्ञा यानी नाम, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जोड़ते हैं, उसे कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। तो हमने यह जो शब्द देखे, ये शब्द संबंध जोड़ने का काम करते हैं या दिखाते हैं। तो इस प्रकार और भी कई शब्द है, के आगे है, के पीछे है, के ऊपर, के नीचे, या के निकट, से दूर, और इस जैसे, के पास, के अंदर, के बाहर। इस प्रकार के बहुत सारे जो शब्द है, यह शब्द
संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय। क्यों कहा जाता है? मैंने अभी अभी उदाहरण देकर यहाँ बताया है। तो बच्चों, आपको व्याकरण के बारे में भी, भाषा के बारे में भी जानना है। तो यह जो संबंध बोधक अव्यय है, इसके जो उदाहरण दिए हैं, यह उदाहरण भी आपको कॉपी में लिखने हैं। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपको किताब में मिलेंगे, पाठ में मिलेंगे। तो उन्हें खोजना है, ढूंढना है, और जैसे कि वाक्य हम लिखेंगे तो उनमें से यह संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, इसे अलग लिखना है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? बहुत ही अच्छी तरीके से यह संबंध बोधक अव्यय ढूंढकर निकालना है। या संबंध बोधक अव्यय कभी कभी हमें परीक्षा में दिए जाते हैं और इनका उपयोग हमें वाक्य में करने के लिए कहा जाता है। यह भी हमें आना है या लिखना है। हाँ, तो जब हम समझ जाएंगे कि किसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, इनका उपयोग कैसे करते हैं, अगर हम समझ लेंगे तो ही हम इसका प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। तो बच्चों, आया समझ में? यह जो कहानी है, कहानी के बारे में हमने देखा है और वैसे ही व्याकरण के बारे में भी हमने जाना है। तो इसी प्रकार आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हमें कॉपी में लिखने हैं और व्याकरण के बारे में जो उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये उदाहरण आपको कॉपी में लिख लेने हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसकी आवृत्ति करनी है। तो हमें समझ में आ जाएगा, भाषा के बारे में हमें ज्ञान मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से यह जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी कॉपी में लिखना है और भाषा की ओर इसमें जो व्याकरण है, इसके वाक्य भी आपको कॉपी में लिखने हैं। तो कहानी समझ में आई बच्चों? यह जो व्याकरण है समझ में आया है? तो आपको अच्छी तरह से इसका अभ्यास घर पे रहकर करना है। धन्यवाद।